अच्छा, अब वैलिडेशन की डेफिनेशन हम देखते हैं। बिल्कुल सिंपल है। अब थ्योरी है ना, तो थ्योरी आप लोग साथ साथ मेरे लिख सकते हैं, मसला नहीं है। अब मैं प्रोग्रामिंग नहीं करवा रहा, तो थ्योरी मेरे साथ साथ आप लिख सकते हैं। इट इज अ टेक्निक, वैलिडेशन इज अ टेक्निक टू चेक इफ द डेटा, जो भी हमारे पास डेटा है, इफ द डेटा इस सेंसिबल। मीट्स, हाँ, मीट्स द रिक्वायरमेंट्स गिवन, या मीट्स द गिवन रिक्वायरमेंट्स और नॉट। तो अगर मैं वैलिडेशन की बात करूँ ना, वैलिडेशन में ये होता है कि हमारे जो भी डेटा होता है ना, हम चेक करते हैं कि हमारा डेटा एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया को मीट कर रहा है नहीं कर रहा, गिवन रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है नहीं कर रहा। अब गिवन रिक्वायरमेंट्स और ये क्राइटेरियाज क्या होंगे, ये इसकी अभी हम टाइप्स ऑफ इसमें देखेंगे वैलिडेशन में। फॉर एग्जाम्पल एक रेंज दी हुई है, तो हमारा डेटा उस करंट रेंज में आ रहा है नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल एक लेंथ है, तो हमारे डेटा की वो लेंथ उस पर्टिकुलर लेंथ की रेंज में आ रहा है नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेट है, तो हमारा डेटा उस फॉर्मेट में है या नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें। सबसे पहला जो वैलिडेशन चेक है, अब इसके डिफरेंट चेक्स हैं वैलिडेशन के। ठीक है, इट हैज मल्टीपल चेक्स। सबसे पहला आपके पास आएगा लेंथ चेक, या सबसे पहला हम रख लेते हैं रेंज चेक। ठीक है, रेंज चेक। अच्छा, रेंज चेक का क्या काम है? सबसे पहले रेंज चेक की डेफिनेशन देखते हैं कि रेंज चेक होता क्या है। इट चेक्स if the data lies in the given range or not। मतलब आपके पास एक ऑलरेडी पहले से रेंज सेट हुई है। रेंज चेक ये चेक करेगा कि जो भी यूजर डाटा एंटर कर रहा है, वो उस पर्टिकुलर रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक रेंज है 1 to 100। ठीक है, तो रेंज चेक ये बताएगा कि कोई भी नंबर आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल आई वैल्यू आई 55, तो रेंज चेक इसको एक्सेप्ट कर लेगा। वैल्यू आई 97, रेंज चेक एक्सेप्ट कर लेगा। वैल्यू आई 300 एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा। नो सर। वैल्यू आई -4 एक्सेप्ट करेगा नहीं नहीं। करेगा। ठीक है, तो रेंज चेक ये बताता है आपको। रेंज चेक बस ये चेक करता है कि जो भी वैल्यू है वो विद इन द गिवन रेंज आ रही है नहीं आ रही। जो गिवन रेंज ऑलरेडी सेट हुई हुई है, वो क्वेश्चन में आपको बताया हुआ होगा। ये सेकंड वाला आपके पास जो चेक है, दैट इज लेंथ चेक। लेंथ चेक का काम क्या है? लेंथ चेक क्या करता है? इट चेक्स इफ चेक द, समझ। हाँ, इट चेक्स इफ द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आर फिक्स्ड, या हम लिख सकते हैं आर सेम एज द गिवन लेंथ। मतलब हम ये लेंथ चेक ये चेक करता है कि आपके जो स्ट्रिंग है ना, आपके स्ट्रिंग में जो वैल्यूज है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक, हम कह लेते हैं कि पिन कोड है, चले। ठीक है, पिन कोड में आपके पास वो होते हैं, 4 डिजिट्स का एक कोड होता है ना। फॉर एग्जांपल आपके पास है 2589, हो सकती है स्ट्रिंग वैल्यूज, हो सकती है इंटीजर वैल्यूज, जो भी हो। तो ये चेक करेगा। अब मुझे बताओ, नॉर्मली एक पिन कोड की लेंथ कितनी होती है, मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने होते हैं पिन कोड में? फोर 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 होते हैं ना। एट 4 4 to 6। हाँ, वैसे नॉर्मली एक एटीएम पिन कोड में कितनी होती है? 4 डिजिट्स की लेंथ होती है। 4। तो ये चेक करता है कि आपके जो भी वैल्यूज हैं वो स्पेसिफिक लेंथ के है या नहीं है। मतलब अगर हम एटीएम जाते हैं, तो एटीएम में आपने देखा वो बोलता है एंटर 4 डिजिट पिन कोड। कभी ऐसा नहीं बोला इसने कि 4 से ऊपर ऐड करो, या 4 से कम भी एक्सेप्ट करता है नहीं करता, 4 से ऊपर भी एक्सेप्ट नहीं करता, एग्जैक्टली फिक्स 4 करता है। क्यों? क्योंकि उसकी लेंथ ही 4 है। तो लेंथ चेक का काम ये होता है कि ये चेक करता है कि यूजर जो भी आपके पास वैल्यू इनपुट कर रहा है, वो अकॉर्डिंग टू द गिवन लेंथ है या नहीं है। जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, तो
फोन नंबर की लेंथ क्या होती है? 11 digits. फोन 11. हाँ, फोन नंबर में आपके पास होते हैं 11 डिजिट्स, तो भाई वो हमेशा 11 डिजिट्स ही एक्सेप्ट करेगा फोन नंबर। ऐसा नहीं है कि आपने किसी को फोन नंबर 9 डिजिट्स का दे दिया, या आपने कभी ऐसा हुआ है आपने कभी 12 डिजिट्स का फोन नंबर दिया हो, सामने वाला बोलेगा भाई क्या हो गया, नशे वशे में हो गया? 11 डिजिट्स का फोन नंबर होता है, आप 12वां डिजिट कहाँ से आ गया? तो कुछ चीजें होती है जो फिक्स है, उनकी लेंथ फिक्स है, सही है? तो उनकी लेंथ ना ज्यादा है ना कम है, वो फिक्स है। तो आपके डेटा, जो भी आपका डेटा है वो उसी गिवन लेंथ में होना चाहिए। लेंथ चेक ये बताता है। ठीक हो गया? सर तो हमने, जी, सर अगर कोई सेंटेंस होगा तो उसमें ये अल्फाबेट्स काउंट करेगा या वर्ड्स काउंट करेगा? ये बेसिकली कैरेक्टर्स का मतलब है, अल्फाबेट स्पेशल कैरेक्टर जो भी होंगे ना वो उसके अंदर पूरा एक साथ काउंट करता है। सर बच्चे वेटिंग रूम में हैं, तो फिर मैं लेट हो गया है चलो मैंने कर दिया है। मैं अभी नहीं करता इनको ऐड क्योंकि ये लेट हो गए हैं, अभी कर दिया चलो। रेंज चेक, लेंथ चेक, आपका जो थर्ड वाला आता है ये आपके पास आता है टाइप चेक। टाइप चेक का क्या काम है? टाइप चेक का ये काम है कि इट चेक्स इफ द डेटा टाइप. is of its correct data type। अस्सलाम सर. इस्लाम बेटा लेट क्यों हो गए हो? सर मैं वेटिंग रूम में इंतजार कर रही थी, लेट इन ही नहीं हो रहे थे. तो कितनी देर से इंतजार कर रहे थे? आपने 9:05 पे ज्वाइन किया, 9:10 पे ज्वाइन किया? अभी 2-3 मिनट जी पहले सर, ज्वाइन किया है ना आपने? 9-10 पे ज्वाइन किया. नहीं, 9:10 मैंने ओपन करके ऐड किया बच्चों को। चलो खैर है। इट मैंने चेक्स, 9-10 पे ज्वाइन किया, उन्होंने कहा कि लेट इन अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो अब नेक्स्ट टाइम पे ना कोई भी लेट ज्वाइन नहीं करेगा। 9:05 में मैंने क्लास स्टार्ट की, 1-2 मिनट में ज्वाइन कर लो सारे। इट चेक्स इफ द डेटा इज ऑफ इट्स करेक्ट डेटा टाइप। ठीक है, इसका मतलब क्या है? टाइप चेक में बेसिकली पता है क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आपके पास आपने एक वेरिएबल यूज कर रहे हो और एक वेरिएबल है नम यूज कर रहे हो, सही है? आप नम, और नम बिलोंग्स टू इंटीजर डेटा टाइप, ऐसा ही है अगर मैं उसमें होल नंबर्स है तो। अब अगर मैं नम के अंदर वैल्यू, इनपुट वैल्यू बोले मुझे, सही है? इनपुट वैल्यू, मैं यूजर हूँ, इनपुट नम का है मुझे, और अगर मुझे मैं इनपुट के अंदर एक नाम डाल दूं तो क्या होगा? अहमद डाल के एंटर कर दूं, नहीं एरर क्या चलेगा. होगा? एरर होगा। एरर दे एक्सेप्ट देगा ना होगा। फौरन। क्यों एरर देगा? वजह? सर होल डेटा नंबर टाइप डेटा चेक। सेक्शन नहीं है। हाँ, क्योंकि डेटा टाइप में गलत गलू गड़बड़ हो गई ना। आपने डेटा टाइप दी हुई थी इंटीजर, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे होल नंबर्स, और आपके पास यूजर एंटर कर देता है अहमद, स्ट्रिंग। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इंटीजर डेटा टाइप, लेकिन यूजर ने ऐड कर दिया वैल्यू स्ट्रिंग की, तो इनवैलिड डेटा टाइप हो जाएगा। तो टाइप चेक ये बताएगा, ये बेसिकली जो चेक कर रहा होगा ना, टाइप चेक चेक कर रहा होता है कि आप जो भी अपने वेरिएबल यूज कर रहे हो, डिक्लेयर करके यूज कर रहे हो, तो वही है वेरिएबल की वही वैल्यूज दे रहे हो या नहीं दे रहे, कहीं कोई गलत वैल्यू तो नहीं दे रहे। ये देखता है टाइप चेक। समझ आ गया? एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक बुलियन वेरिएबल ले लिया फ्लैग के नाम से, सही है? आपने एक फ्लैग के नाम से एक बुलियन वेरिएबल ले लिया, और फ्लैग को वैल्यू देनी थी, आपने फ्लैग को वैल्यू दे दिया 23, और फ्लैग को डिक्लेयर कर लिया बुलियन से। क्या होगा? इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि फ्लैग में तो दो वैल्यूज आनी थी। कौन सी वैल्यूज आनी थी? या तो ट्रू या फॉल्स तो एंड ट्रू। फॉल्स। आपने दे दिया 23, तो ये इनवैलिड टाइप में चला जाएगा ना, इनवैलिड डेटा टाइप। तो टाइप चेक बेसिकली बस डेटा टाइप का जो है वो होता है कि आपने जो भी डेटा डेटा टाइप है आपकी वेरिएबल की, उसमें करेक्ट डेटा आना चाहिए, गलत नहीं आना चाहिए। अच्छा, टाइप चेक के बाद हमारे पास आता है कैरेक्टर चेक। कैरेक्टर चेक का क्या कॉन्सेप्ट है? इट चेक्स दैट द या इट चेक्स इफ द डेटा contains specific characters or not। क्या मतलब है? अब देखो, फॉर एग्जाम्पल एक आपने कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अकाउंट बनाया है, और आपके पास कह रहा है कि आप एक पासवर्ड सेलेक्ट करो, ठीक है? आपको कह रहा है कि आप एक पासवर्ड सेट करो, और अब पासवर्ड के अंदर उसने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, पासवर्ड जहाँ पर ऐड करो उसके ऊपर लिखा हुआ है कि
योर पासवर्ड मस्ट कंटेन, और मस्ट कंटेन के बाद इसमें इसमें दो तीन चीजें लिखी हुई है। इसने बोला हुआ है कि भाई एटलीस्ट वन लोअर केस, सही अल्फाबेट, वन अपर केस और वन स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है, ये आपके पास मिनिमम रिक्वायरमेंट है पासवर्ड की। तो ये किस तरह पता लगा रहा है? इसके अंदर लगा हुआ है कैरेक्टर चेक, जो आपके पासवर्ड की वैल्यूज में से जो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स उसको चाहिए ना, वो चेक करेगा कि क्या आपके पासवर्ड में वो कैरेक्टर्स हैं, क्या आपका पासवर्ड कंटेन कर रहा है वो कैरेक्टर्स। अगर कंटेन कर रहा है तो सही है, वैलिड है। अगर कंटेन नहीं कर रहा तो इनवैलिड है। इसका मतलब ये है कि उसको एक स्पेशल कैरेक्टर आपके पासवर्ड में चाहिए कम से कम। चाहे आप हैश यूज करो, चाहे आप एक्सक्लेमेटरी यूज करो, चाहे आप कॉमा यूज करो, चाहे आप डॉट यूज करो, चाहे आप एम्परसेंड यूज करो, चाहे आप परसेंटेज यूज करो, चाहे आप कोई भी चीज यूज करो, क्वेश्चन मार्क यूज करो, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप यूज कर रहे हो, वो सर एक कम से कम होना चाहिए। ठीक है जी। सर ये बेटा आवाज आपकी कट रही है। तो पासवर्ड में हमने फॉर एग्जाम्पल एक पासवर्ड सेट कर दिया और हमने लिख दिया कि पाकिस्तान डॉट 123। मुझे बताओ पासवर्ड वैलिड है, रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वैलिड नो है या सर। इनवैलिड? नो सर। नो सर, वजह सर सर वैलिड इनवैलिड है। है। इनवैलिड स्पेशल नहीं क्यों है नहीं सर, है? क्यों है? स्पेशल स्पेशल करेक्टर स्पेशल कैरेक्टर वैलिड है ये सिंपल क्या है में सर, फिर? डॉट नहीं है सर। ये वैलिड डॉट है। क्या है फिर? सर ये वैलिड है, वैलिड करेक्टर नहीं होगा। वैलिड है। वैलिड है ना बेटा, स्पेशल कैरेक्टर तो आ वैलिड है। गया डॉट। सब वैलिड है। हाँ वैलिड है, स्पेशल डॉट तो आ गया कैरेक्टर ना। से मुराद है कि सैंपल होने चाहिए कोई। कोई भी एक आपका स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। न्यूमेरिक्स और अल्फाबेट्स के अलावा जो भी चीजें होती हैं वो स्पेशल कैरेक्टर्स होती हैं। तो सैंपल स्पेशल कैरेक्टर्स आपके पास एक आ गया ना, तो आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई। तो पासवर्ड सही है बेटा। माइक्रोफोन बंद कर दो सारे। जिनके बैकग्राउंड में आवाज नहीं है सिर्फ आप लोग ओपन ऑन किया करो। जिनके बैकग्राउंड में शोर शराबे हो रहे हैं उनको ओपन नहीं करा करें माइक्रोफोन। ठीक है। तो कैरेक्टर चेक में ये चेक करता है कि आपका जो भी डाटा है ना, हो सकता है कि कभी कभार ऐसा बोलता है योर पासवर्ड मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन स्पेशल कैरेक्टर। तो सिर्फ स्पेशल कैरेक्टर को चेक करेगा। यहाँ पे वन अपर केस को भी देख रहा है, मतलब कोई भी एक कैपिटल होना चाहिए, जैसे पी कैपिटल ऐड हुआ है। एक लोअर केस होना चाहिए आपके पासवर्ड में, तो लोअर केस बहुत सारे डाल दिए तो सही है, वैलिड है। सही। तो कैरेक्टर चेक आपको स्पेसिफिक कैरेक्टर्स आपके डेटा में चेक करता है कि वो है या नहीं है। अच्छा, और सर अगर सर नहीं होगा तो फिर इनवैलिड करेक्टर चेक होगा। इनवैलिड हो जाएगा। हाँ, नहीं होगा सर तो ये कैरेक्टर कैरेक्टर चेक चेक बुक में इनवैलिड तो दे नहीं देगा। लिखा हुआ। बुक कहाँ से आ गई बेटा? बुक की बात किसने करी है? बुक को छोड़ दो ना, बुक से कहाँ फॉलो कर रहा हूँ मैं? बुक से हमें पढ़ना ही नहीं है। कैरेक्टर चेक के बाद आपके पास नेक्स्ट आता है फॉर्मेट चेक। बुक के अंदर बहुत रिडंडेंसी है। पेपर 2 को लेके मैंने आपको बताया था ना, जब पेपर 2 स्टार्ट किया था, आपको याद होगा, जब हम सिलेबस लिख रहे थे मैंने बताया था P2 में बुक में बहुत ज्यादा एनोमलीज हैं, बहुत ज्यादा इश्यूज हैं P2 में। एनोमलीज का मतलब बहुत सारे इश्यूज हैं। और बुक के जो P2 है वो, उसमें तो ये मसले हुए हैं कि एडवांस टॉपिक पहले दे दिया है उन्होंने, और बेसिक टॉपिक जिसके थ्रू एडवांस बनेगी वो बाद में दे दिया है। ऐसे इन्होंने गड़बड़ करी है कि लाइन से चैप्टर 6 के बाद चैप्टर 7 ये दे दिया है, चैप्टर 8 ये दे दिया है। हालांकि ये पहले देना चाहिए था, बिकॉज इट्स द बेसिक ऑफ दिस एडवांस। उन्होंने पहले एडवांस दे दिया फिर बेसिक दे दिया। तो ऐसी टॉपिक से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? पेपर 1 के लिए नो डाउट बुक इज द बेस्ट थिंग। जब पेपर हम रिसोर्सेज कलेक्ट करते हैं P1 बुक से ही काफी चीजें हम पिक करते हैं बुक से, क्योंकि जाहिर सी बात है अपना कंटेंट तो नहीं प्रोड्यूस कर सकते ना। बुक के ऑथर ने बुक बनाई है, उसके अंदर स्पेशल चीजें डाली हुई है, डेफिनेशन डाली हुई है। तो P1 के लिए बुक बेहतरीन है, लेकिन P2 के लिए यू कांट रिलाई ऑन द बुक। फिर आता है फॉर्मेट चेक। सर वैसे वो अगर आपके थ्योरी नोट्स पढ़ रहे हैं तो P1 के लिए भी बुक पढ़ना जरूरी नहीं है ना। नहीं नहीं, बुक तो है ही नहीं जरूरी। मैंने शुरू से कभी भी बुक को रेकमेंड किया ही नहीं है। फॉर्मेट चेक की डेफिनेशन क्या है भाई? कि जब भी आप फॉर्मेट चेक को देखेंगे, फॉर्मेट चेक में ये होता है, इट चेक्स इफ द डेटा इज इन द गिवन फॉर्मेट। मतलब आपका डेटा एक गिवन फॉर्मेट में है या नहीं है, ये चेक करता है। कैसे चेक करता है भाई? एग्जाम्पल, आपके पास एक फॉर्मेट है, आपने गूगल ओपन किया, गूगल फॉर्म ओपन किया, सही है। गूगल फॉर्म में आपके पास एक पूरा टेबल आ गया, आप टेबल फिल कर रहे हो गूगल फॉर्म में। आप ऐड कर रहे हो नेम अपना और XYZ बहुत सारी चीजें ऐड कर रहे हो। अचानक से वो पूछता है डेट ऑफ बर्थ। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है।
अब डेट ऑफ बर्थ तो इसने पूछ रहा है, आप जैसे ही एंटर करने लगते हो डेट ऑफ बर्थ अपनी, तो वो आपको एंटर नहीं करने देता, एक एक ग्राफ ओपन कर देता है, मतलब एक बॉक्सेस आपके पास बड़े बड़े जो है स्क्वायर बॉक्सेस ओपन कर देता है कैलेंडर की तरह। ऐसा ही है, कैलेंडर की तरह बॉक्सेस ओपन कर देता है आपके पास। अच्छा, सही है, ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद आपको उसमें से बोलता है कि पहले वाले बॉक्स में से आप अपना डे सेलेक्ट करो, दूसरे वाले बॉक्स में से अपना मंथ सेलेक्ट करो, थर्ड बॉक्स में से अपना ईयर सेलेक्ट करो। फॉर एग्जाम्पल आप लोग एक एस्टिमेटेड डेट ऑफ बर्थ में अगर मैं यूज करूं, एक वो करता हूँ, एक गेस रखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल थर्ड, आपने फॉर एग्जाम्पल थर्ड, आपकी डेट थर्ड है, सही है, और स्लैश आपके पास फोर्थ मंथ है, और जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, और आपने जो है ईयर आपने रख लिया फॉर एग्जाम्पल 2006, ठीक है। 2006 के हैं बच्चे, होंगे 2005 के 6 के आप लोग होगे ना, या बल्कि उसके बाद के ही होगे, बल्कि सर तो बहुत 2007 8 ज्यादा के होगे आप। कम बता दिया आपने, 2008 के करीब 7 के। सर 7 का अच्छा, हूँ मैं। सही है, 2008 कर लेते, चलो बस सबके लिए मुनासिब रखते, 2008 रख लेते। अच्छा, खैर, तो थर्ड हो गई, फोर्थ मंथ हो गया। आप लोग पता है मेरी पैदाइश 1990s की नहीं है, मैं आगे का हूँ, मैं भी 2000 वाली जनरेशन का हूँ। अच्छा, तो 2008 मैंने रख दिया, लेकिन मैं 2000 में बहुत ज्यादा आगे का नहीं हूँ, शुरू का हूँ बिल्कुल, ठीक है। तो थर्ड डेट रख दी मैंने, फोर्थ मंथ रख दिया 2001 नॉर्मल। अब जब डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट करोगे ना, आप यहीं से सेलेक्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास डेट दी हुई है 1 2 3 4, आपने सेलेक्ट कर ली, थर्ड सेलेक्ट कर ली। मंथ आपके पास दिया हुआ है जैन फेब मार्च अप्रैल, आपने जो है अप्रैल सेलेक्ट कर लिया। ईयर में आपके पास बहुत सारे दिए हुए 2001 2002, आपने इसमें से 2008 सेलेक्ट कर लिया। फिर आपके पास डेट ऑफ बर्थ बन गई। तो आप डेट ऑफ बर्थ एंटर नहीं कर रहे थे, एक फॉर्मेट में एंटर हो गई खुद ही ऑटोमेटिकली, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट ही एक उन्होंने सेट किया हुआ था, जिसमें उन्होंने एक सेट किया हुआ था डे डे स्लैश मंथ मंथ स्लैश वाई 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 वाई, मतलब ईयर 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 ईयर। तो इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली आपकी डेट ऑफ बर्थ सेट हो गई, उसको बोलते हैं फॉर्मेट चार्ट। इसी तरह टाइम के लिए भी एक फॉर्मेट होता है क्या होता है, आवर्स आवर्स कोलन मिनट्स मिनट्स कोलन सेकंड सेकंड्स, ठीक है। तो फॉर्मेट चेक में बस ये चेक करता है कि आपका डेटा अकॉर्डिंग टू द गिवन फॉर्मेट है या नहीं है, और फॉर्मेट चेक उसको गिवन टू द फॉर्मेट करके फिर चेक कर लेता है। ओके, एक दो और एग्जांपल फॉर्मेट चेक की। आपके सीएनआईसी नंबर को देखो, आप अपने सीएनआईसी नंबर को देखो, तो उसमें क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास शुरू के 5 डिजिट होते हैं 42201, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, डैश आता है, डैश ऐड होने के बाद फिर आपके पास नंबर आता है आगे, फिर डैश आता है, फिर एक नंबर आता है। आप लोगों को तो सीएनआईसी नहीं बने होंगे ना अभी, तो सीएनआईसी से पहले आप लोग के स्मार्ट कार्ड आईडी तो बनी हुई होगी। स्मार्ट कार्ड को अगर आप देख लो, अपने स्मार्ट कार्ड तो बना हुआ है ना आप लोग का, सीआई की वजह जी से, सर। यस सर, बना हुआ है। सीआई रजिस्ट्रेशन की वजह से, तो उसमें आप लोगों को जो नंबर असाइन होगा वही आपका आगे जाके सीएनआईसी नंबर बन जाएगा। बस फर्क ये होगा कि आपके स्मार्ट कार्ड पे जो कोने पे आपके लेफ्ट पे लिखा हुआ है ना बिलो 18, वो बिलो 18 हट जाएगा। यहाँ पे जिस तरह लिखा हुआ है आपके पास बिलो बिलो 18 लिखा हुआ है, अंडर 18 लिखा हुआ है, ये हट जाएगा। हाँ, वो आपका रिमूव हो जाएगा, और आपके पे जो स्मार्ट कार्ड है वो सीएनआईसी बन जाएगा। तो अब बोलने का मकसद ये, फॉर्मेट देखो, फॉर्मेट है 5 डिजिट्स के बाद फिर एक डैश है, फिर आपके पास 7 डिजिट्स के बाद एक डैश है, फिर एक सिंगल लेटर। फोन नंबर में भी फॉर्मेट है, 4 डिजिट्स के बाद एक डैश है। तो ये सारी चीजें फॉर्मेट में आती हैं। कुछ चीजें हैं जो फॉर्मेट में ही आएंगी। पोस्टल कोड, पोस्टल कोड क्या होता है, आपके पास आपके रेजिडेंस के हिसाब से आपको एक कोड मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ गुलशन की, गुलशन इकबाल कराची, ठीक है, क्योंकि मैं गुलशन का रेजिडेंट हूँ, तो मैं गुलशन की बात कर रहा हूँ। काफी स्टूडेंट्स हमारे बैच में कराची से भी है ना। आप लोग में से कौन कौन कराची से है? मैं सर मैं मैं भी। सही, सर तकरीबन मैं भी। मी टू। ओके, तकरीबन 8 से 10 बच्चे हमारे होंगे। तो खैर, अगर मैं गुलशन की बात करूं, मैं गुलशन में रिसाइड करता हूँ, तो मेरे पास पोस्टल कोड आ रहा है 75300। पोस्टल कोड इज अ 5 डिजिट कोड, जो अलग अलग इट डिपेंड्स ऑन द एरिया, एरिया वाइज आपको मिलता है। अगर आप और आगे जाओ तो ये 75000 हो जाता है। फिर आप अलग अलग, मतलब डिफरेंट एरिया के हिसाब से 5 डिजिट कोड मिलता है। तो बोलने का मकसद ये है, पोस्टल कोड भी 5 डिजिट है। तो कुछ चीजें होती है वो अपने फॉर्मेट के हिसाब से ही चलती है। फॉर्मेट चेक के बाद आपके पास आता है प्रेजेंस चेक।
सर कितने ठीक चेक्स है हैं आपके टोटल? बस कंप्लीट हो गए। 1 2 3 4 5 और 6, 6 आपके पास लास्ट आ गया प्रेजेंस चेक। प्रेजेंस सर चेक में क्या करते हो आप? कुछ फॉर्म्स जी फॉर्मेट चेक भी लगाते हैं इसी वजह से शायद। हाँ, इसी वजह से, यही तो कह रहा हूँ तभी तो Text वो data यही has been entered and the value has not been left blank. it checks if the user has entered data and it is not left, Blank. या आप लिख सकते हो कि हाँ and the blank is not empty। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल आप कोई भी काम आप कर रहे हो ना, आप देखो, आप ये रोजमर्रा की जिंदगी में आपको इस्तेमाल होगा प्रेजेंट चेक। आपने फॉर एग्जांपल अकाउंट बनाया फेसबुक पे, आपने अकाउंट बनाना है, सही है। आप फेसबुक पे गए, आपने अकाउंट क्रिएट किया, और अकाउंट पे क्रिएट करने के बाद उसने आपको क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करा, तो उसने आपको मांगा फर्स्ट नेम। पहले आपको फर्स्ट नेम मांग रहा है और लास्ट नेम मांग रहा है, ठीक है। आपने फर्स्ट नेम में आपने यहाँ पे ऐड करनी है चीजें, आपने लास्ट नेम में ऐड करनी है चीजें, और यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट। नेक्स्ट का बटन लिखा हुआ है। अब अगर आपने कुछ फर्स्ट नेम में चीजें ऐड कर दी, फर्स्ट नेम में आपने फॉर एग्जांपल ABC कुछ भी ऐड कर दिया, आपने लास्ट नेम में कुछ भी नहीं डाला, और आप नेक्स्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आपका नेक्स्ट का बटन प्रेस ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने जो रिक्वायर्ड फील्ड्स थी वो आपने कंप्लीट ही नहीं करी, तो फौरन बोलेगा दिस फील्ड इज एम्प्टी, बोलता है ना, फील्ड इज एम्प्टी। सर अनलेस ऑप्शनल ना लिखो। हाँ, ऑप्शनल तो फिर वो ऑप्शनल है ना, वो तो आप छोड़ सकते हो, लेकिन अगर वो रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं जो एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, उनको आपने फिल करना जरूरी है, वरना आपका नेक्स्ट जब पे पेज पे जाने का बटन ही नहीं वो होगा, एक्टिव ही नहीं होगा। जैसे ही आप यहाँ पे कुछ लिखना शुरू करते हो, तो ये नेक्स्ट का बटन लॉक आपके पास एक्टिव हो जाता है, आप आगे जा सकते हो। प्रेजेंस चेक में इन शॉर्ट ये है कि कोई भी यूजर जब डाटा एंटर कर रहा है ना, तो वो खाली ब्लैंक में, एम्प्टी ब्लैंक को छोड़ के आगे ना बढ़ जाए, इसको एंटर करना जरूरी है। ये प्रेजेंस चेक का काम है कि यूजर शुड एंटर समथिंग, कि आप खाली ब्लैंक को छोड़ के आगे ना बढ़ जाओ, आप आगे बढ़ ही नहीं सकोगे। आपका नेक्स्ट बटन, जो आपके पास बटन है नीचे जो नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा, वो ऑन ही नहीं होगा। और ये हर जगह पे, कोई भी वेबसाइट पे जाओ, किसी फॉर्म में जाओ, कोई भी चीज पे जाओ, तो आप आगे जाने के लिए आपको जो भी रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं वो फिल करनी पड़ती हैं। दिस इज नोन एज सर प्रेजेंस इसमें वो चेक। स्टार भी लगा हुआ होता है ऊपर कि इट इज नेसेसरी टू हाँ, फिल। नेसेसरी, बिल्कुल ऐसा ही है। नेसेसरी फील्ड्स पे स्टार भी लगा हुआ होता है, और ऑप्शनल फील्ड्स पे लिखा हुआ भी होता है ऑप्शनल। आपके पास नेक्स्ट आता है वेरिफिकेशन। ऐसे जितने भी चेक्स हैं ये सारे ऑटोमेटिकली हो जाते हैं या हमें कोई इसके लिए एल्गोरिदम लिखना पड़ता है? नहीं, एल्गोरिथम्स के अंदर यूज करने पड़ते हैं हमें, अलग अलग डिपेंड करता है काम कराऊं का सवाल वगैरह। अच्छा, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन की जब हम बात करते हैं, तो वेरिफिकेशन के अंदर क्या है, पता है किसी को? वेरीफाई करता एक है तो Sir, हो कि गया it checks वैलिडेशन। that data has been accurately copied from one source to another. सही है, कह सकते हैं। सर अगर यूजर इनपुट करे डेटा जो कि ऑलरेडी स्टोर हुआ है तो उससे कंपेयर करते वेरीफाई करता है। सही है, सही है, सर बेहतरीन। इट वेरीफाइज द डेटा दैट इट इज करेक्ट और नॉट। ठीक है, सही है, गुड है, ऐसा ही है। तो वेरिफिकेशन में ये होता है कि इट इज अ टेक्निक विच वेरीफाइज, या हम लिख देते हैं विच चेक्स दैट द एंटर डेटा, जो भी यूजर एंटर कर रहा है डेटा बाय द यूजर, इज सेम एज द स्टोर्ड डेटा। बिल्कुल, मैंने आपको इतनी बेसिक डेफिनेशन लिखवाई है, कहीं भी नहीं मिलेगी आपको डेफिनेशन ये वाली। और आप वन वर्ड के लिए, वन मार्क के लिए लिख सकते हो कि वेरिफिकेशन एक ऐसी टेक्निक है जो चेक कर रही है कि एंटर डेटा बाय द यूजर इज सेम एज द स्टोर्ड डेटा। जो भी यूजर डेटा एंटर कर रहा है वो स्टोर्ड डेटा के बराबर है या नहीं है, बस सिंपल। स्टोर डेटा का मतलब क्या है, ये कहाँ पे इस्तेमाल होती है वेरिफिकेशन? ये वहां इस्तेमाल होती है जहां पे हम कोई भी अपनी आईडी को लॉगिन कर रहे होते हैं, या कोई भी अकाउंट को लॉगिन कर रहे होते हैं, तो सिस्टम वेरीफाई करता है कि क्या हम उस आईडी के राइटफुल ओनर हैं, क्या वाकई वो आईडी हमें बिलोंग करती है। वो आपको कंफर्म सर कर वो रहा हमसे होता है पूछता हमारे। भी है दैट इट इज वेरीफाई, वो कुछ पजल्स वगैरह भी दे देता है। हाँ हाँ, अगर ऐसा वेरिफिकेशन ही। कोड भी बनता है ना। बिल्कुल ऐसा ही। मुझे कंप्लीट करने जाकर इसके बाद फिर ऐड क्या करें। कोई भी चीज हम
इनपुट कर रहे हैं, जैसे कि आईडी इनपुट कर रहे हैं, पासवर्ड इनपुट कर रहे हैं, तो फिर वो कंफर्म करता है, चेक करता है अपने एल्गोरिथम के थ्रू कि जो हमने आईडी पासवर्ड ऐड करी है क्या वो वही सेम आईडी पासवर्ड है जो इनके पास स्टोर्ड हुई है, जो आईडी पासवर्ड हमने अकाउंट बनाते वक्त यूज की थी और जो हमने आईडी पासवर्ड अकाउंट बनाते वक्त सेलेक्ट की थी, क्या वो वही आईडी पासवर्ड्स हैं, क्या क्रेडेंशियल्स वही हैं, क्या सिक्योरिटी कोड्स वही हैं, क्या ओटीपी वही है। ये सारी चीजें वेरिफिकेशन में आती है। कोई भी लॉगिन यूजर लॉगिन इंटर डिटेल कर रहा होता है तो उसमें ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। तो इट इज यूज्ड व्हेन यूजर लॉग्स इन टू एनी वेबसाइट, ठीक है, और ऐप, इस तरीके से चीजें में ज्यादा यूज होता है। वेरिफिकेशन के जो है दो चेक्स हैं। सबसे पहला आपके पास आता है इसमें डबल एंट्री चेक। डबल एंट्री चेक देखो वैलिडेशन के 6 हैं, ठीक है, वैलिडेशन के आपको मैंने 6 बताए हैं। रेंज चेक, लेंथ चेक, टाइप चेक, कैरेक्टर चेक, फॉर्मेट चेक और प्रेजेंस चेक। वेरिफिकेशन के 2 बताऊंगा। पहला डबल एंट्री चेक। डबल एंट्री चेक क्या है? द सिस्टम द यूजर enters the data twice so that the system can confirm if it's same। अब देखो 2 दफा डेटा आप इंटर कहाँ करते हो? अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये कहाँ इस्तेमाल होता है? आपको उसने बोला पासवर्ड चेंज योर पासवर्ड। हाँ, चेंज योर पासवर्ड। उसने बोला कि आप अपना न्यू पासवर्ड लिखो। आपने न्यू पासवर्ड लिखने की जगह दे दी और फिर उसने बोला कंफर्म कि पासवर्ड। हाँ, री इंटर पासवर्ड न्यू पासवर्ड या कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। आपने री एंटर किया। अब ये 2 दफा देने का क्या मकसद है उसका? भाई 2 दफा देने का ये मकसद है कि अगर आपने गलती में जल्दबाजी में एक पासवर्ड आपने गलत लिख लिया, नया पासवर्ड आपको जो रखना है वो आपने लिख लिया और गलती से कीबोर्ड में कोई गलत बटन दब गया या आपका कहीं और ध्यान था या कुछ भी एक्सवाइज हो सकता है और वो पासवर्ड सेव हो गया और अगर कुछ गलत उसमें कैरेक्टर्स ऐड हो गए और आप बाद में फिर आप परेशान हो रहे हो, लॉगिन कर रहे हो, आपसे लॉगिन ही नहीं हो रहा, तो वापस एंटर करने का ये फायदा है कि आपको पता है फॉर एग्जांपल अगर आप एक पासवर्ड रख रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने एक पासवर्ड रखा और हम रख देते हैं पाकिस्तान #123, सही है। तो अगर आपके माइंड में ऑलरेडी पासवर्ड है ना तो आप री एंटर में भी सही लिखोगे और अगर आप री एंटर में सही लिखोगे तो वो आगे बढ़ेगा वरना नहीं बढ़ेगा। वो वरना फौरन बोलेगा कि न्यू इनवैलिड हाँ, इनवैलिड पासवर्ड्स या पासवर्ड्स आर नॉट सेम। वो बोलेगा कि न्यू पासवर्ड इज नॉट इक्वल टू कंफर्म पासवर्ड या फिर बोथ पासवर्ड्स आर डिफरेंट, एंटर सेम पासवर्ड। तो ये इश्यूज आते हैं, इसको बोलते हैं डबल एंट्री चेक। तो सेम सर तो ये है करता दोनों। क्यों है वैसे? क्या क्यों है? ये सर करता तो वो क्यों है? तो दोबारा क्यों नया कंफर्मेशन पासवर्ड मांगता है? बताया तो है अभी मैंने, ताकि यूजर को पता हो कि वो जो इंटर कर रहा है पासवर्ड वो वापस भी जब इंटर करेगा तो उसके जहन में हो पासवर्ड, उससे कोई गलती ना हो। मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए 2 बार लिखते हैं। ओके सर। दूसरा हम इसमें ऐड करते हैं, दूसरा वाला जो चेक है वो है विजुअल चेक। विजुअल चेक क्या चीज है? विजुअल चेक के अंदर हम ये करते हैं द यूजर goes through the password the password visually या by seeing it through their eyes। डेफिनेशन तो नहीं पूछता वैसे, बस समझने के लिए। असल में इसमें ये बहुत आप समझ लो कि क्या बोलूं मैं, मतलब ये बहुत इनसेंसिबल चेक है। मतलब हम अपनी आंखों से देख के कंफर्म कर रहे हैं, तो हम आंखों से ही तो देखते हैं, हम कहाँ से देखते हैं? हम अपनी आंखों से देख के कंफर्म कर रहे हैं कि हमारा पासवर्ड सही है या नहीं, बस ये है इसमें। अब ये होता क्या है, किस तरह होता है? फॉर एग्जाम्पल एक पासवर्ड लिखा हुआ है और पासवर्ड आप इंटर कर रहे हो पासवर्ड या लॉगिन कर रहे हो, आप स्टेरिंग में पासवर्ड लॉगिन कर रहे हो, ठीक है, 1 2 3 4 5।
ठीक है, आपने पासवर्ड एक एंटर किया और पासवर्ड के बराबर में आपके पास एक आई बनी हुई होती है, देखा आपने? हाँ सर, वो सारे जो हमने नंबर Calculate I हाइड cross हुई है। पासवर्ड के लिए होती है ना? हाँ, हाइड पासवर्ड के लिए आपके पास क्रॉस हुई है। जैसे ही आपने आई को क्लिक किया, आपका पासवर्ड शो हो गया। ठीक है, आपका पासवर्ड विजिबल हो गया और विजिबल हो के आपके पास अब आई खाली बॉक्स में आ गई बनी हुई, मतलब डैश हट गया इसके ऊपर से। फिर आपने उस पर क्लिक किया, वापसी पासवर्ड स्टेरिक में चला गया। तो आप इसको क्लिक करते हो ताकि आपका पासवर्ड विजिबल हो जाए और आप इसको विजिबली अपनी आईज से देख के कंफर्म करते हो, हाँ मैंने सही ऐड किया था, हाँ मैंने सही ऐड किया। ठीक है, आगे बढ़ा देते हैं। इसको बोलते हैं विजुअल चेक, मतलब आप अपनी आईज से अपना पासवर्ड देख रहे हो, आई, ये वाला आई व्यू लगा के कि आपने पासवर्ड सही ऐड किया है नहीं किया। ठीक है, इसको बोलते हैं विजुअल चेक। गॉट इट? वो करता है, यूजर वेरीफाई करता है, सिस्टम वेरीफाई यूजर नहीं वेरीफाई करता है, यूजर वेरीफाई करता है। ये विजुअल चेक में यूजर वेरीफाई करता है। करता। और डबल ठीक एंट्री है, में डबल एंट्री भी बेसिकली यूजर अपने लिए कर रहा होता है, लेकिन सिस्टम उसको चेक करके बता देता है कि यूजर ने सही ऐड किया है नहीं किया। अच्छा, विजुअल चेक के बाद आपके पास अब हमारे पास आती हैं टाइप्स ऑफ डेटा। छोटा सा पोर्शन है, इसको भी देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ डेटा। टाइप्स ऑफ डेटा में क्या चीजें आती हैं? सबसे पहले आपके पास पहला जो टाइप ऑफ डेटा आता है उसको बोलते हैं हम नॉर्मल डेटा। नॉर्मल डेटा कौन सा होता है आपके पास? डेटा, डेटा टाइप्स तो कराई थी ना आपने? डेटा टाइप्स नहीं है ये टाइप्स ऑफ डेटा है। मतलब आपके पास डेटा की वो है अपना डिफरेंट कैटेगरीज हैं। वो जो मैंने कराया था ना, वो हमने जो करी थी, वो हमने प्रोग्रामिंग वाली करी थी। वो प्रोग्रामिंग में हमारे पास जो डेटा आ रहा है ना, उसकी हमने टाइप्स देखी थी। ये आपके पास हर तरह का डेटा है, मतलब अच्छा, ये ये वो नेचर है वाला डेटा डेटा है। की। हाँ, ये आपके पास जो टाइप्स ऑफ डेटा है, ये बेसिकली आप समझ लो कि ये न्यूमेरिकल्स में है। न्यूमेरिकल्स में टाइप ऑफ डेटा है। ठीक है, डेटा दैट लाइज इन द रेंज। नॉर्मल डेटा कौन सा होगा? कि वो डेटा जो आपकी रेंज में लाई कर रहा हो। ठीक है, इन द गिवन रेंज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक रेंज है और रेंज है आपके पास 1 to 50, तो आपके पास नॉर्मल डेटा क्या हो सकता है? 40, 15, 38, सारा नॉर्मल डेटा हो सकता है। सही है? सर तो ये रेंज चेक जैसा है। हाँ, रेंज चेक जैसा। नॉर्मल डेटा के बाद आपके पास होता है एबनॉर्मल डेटा। एबनॉर्मल डेटा में आपके पास डेटा दैट lies out of the range, out of the given range। ठीक है, आउट ऑफ द गिवन रेंज, उसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल डेटा। एग्जाम्पल, यही रेंज रख लेते हैं 1 to 50। अब इसमें आपके पास एबनॉर्मल कौन सा होगा? -5 एबनॉर्मल है, 76 एबनॉर्मल है। ठीक है, आउट ऑफ रेंज हो गया ना। 100 एबनॉर्मल है। Any number ये bigger सारे than आपके पास, 50 and हाँ, minus lesser than 1, less लेसर than देन 1. 1 और ग्रेटर देन 50 वाली जो भी चीजें होंगी वो आपके पास एबनॉर्मल आ जाएगी। फिर आपके पास होता है थर्ड, एक्सट्रीम डेटा। ये बस समझ लो, आपको इस तरह समझना होता है और जो भी क्वेश्चन के हिसाब से वैल्यूज होती हैं उसके ऊपर आप फिर बताते हो। एक्सट्रीम डेटा आपके पास कौन सा डेटा है? डेटा दैट इज द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रेंज। मतलब आपके पास जो भी रेंज दी हुई होगी ना, वही एग्जांपल रख लेते हैं कि आपके पास अगर रेंज है 1 to 50, तो आपके पास एक्सट्रीम डेटा में दो वैल्यूज ही होंगी। मिनिमम क्या है? 1 है, और मैक्सिमम क्या है? 50. 50। So अगर ये है 1 और एक्सट्रीम 50 डेटा। आ गई तो एक्सट्रीम डेटा होगा। हाँ, जो भी कोने और वाली फिर वैल्यूज होगा होती है वो एक्सट्रीम डेटा होता है। अब जो फोर्थ वाला है ना, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब फोर्थ वाले को जरा गौर से देखना आप लोग। ठीक है, नॉर्मल डेटा हो गया, एबनॉर्मल डेटा हो गया, एक्सट्रीम डेटा हो गया, और चौथा वाला आपके पास आता है बाउंड्री डेटा।
बाउंड्री डेटा में क्या होता है भाई? बाउंड्री डेटा के अंदर डेटा that is the minimum maximum तो होता ही है, and a value beside them. क्या मतलब है? अब जरा देखो, गौर से देखना इसको, पहले समझो, पूरा समझना, फिर इसके बाद पूछना। पहले पूरा समझो क्या बोल रहा हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल रेंज वही सेम रख लेते हैं 1 to 50। भाई बाउंड्री डेटा में एक तो मिनिमम और मैक्सिमम निकाल लो। मिनिमम क्या हो गई? 1 हो गई। मैक्सिमम क्या हो गई? 50 हो गई। 50। अब आप लोग एक है ना, वैल्यू बिसाइड देम का मतलब है 1 से एक पीछे, मतलब 1 से एक वैल्यू पीछे और 50 से एक वैल्यू 0 और 51 बाउंड्री होगी। हाँ, तो 0 और 51 भी बाउंड्री डेटा की एग्जांपल्स हैं। जैसे कि एक वैल्यू इससे पीछे होनी चाहिए, वो भी हो सकती है, और एक वैल्यू उसके बाद भी हो सकती है, बस उसके अलावा कोई भी नहीं। तो बाउंड्री डेटा में एक तरह से 4 वैल्यूज हो सकती हैं। एक तो वो जो आपके पास मिनिमम वैल्यू होगी, एक वो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, एक वो जो मिनिमम से एक पीछे होगी, और एक वो जो मैक्सिमम के एक बाद होगी। वजह ये होती है कि यहाँ पर बनी हुई है बाउंड्रीज। ये बनाने का मकसद ये बाउंड्री डेटा, यहाँ पर बाउंड्रीज है। तो बाउंड्रीज के पीछे और बाउंड्री के आगे डेटा जो भी होगा उसको बोलते हैं बाउंड्री डेटा। तो 1 से आगे नहीं होता? बस है, 1 से आगे नहीं होता? नहीं 1 से आगे तो वो हो गई ना, नॉर्मल हो गई ना। ठीक है, तो बाउंड्री के लिए ये समझना जरूरी है। इसको मैं जरा सा, एक्सट्रीम मतलब वो होता है मिनिमम मैक्सिमम। हाँ, एक्सट्रीम में सिर्फ आपके पास ये चीज होती है, और बाउंड्री में आपके पास ये वाली चीज और उसके बराबर वाली चीज दोनों होती है। ठीक हो गया? ओके, तो ये है आपके पास, हमने थ्योरी पढ़ ली, टाइप्स ऑफ डेटा हमने पढ़ लिया, हमने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी प्रोग्रामिंग थ्योरी जो जो चीजें हैं, वैलिडेशन के 6 चेक्स पढ़ लिए, वेरिफिकेशन के 2 चेक्स पढ़ लिए, और टाइप्स ऑफ डेटा एंड न्यूमेरिकल्स पढ़ लिए। इसको नेचर ऑफ डेटा भी कहते हैं, और इसमें आपके पास 4 आती हैं। अच्छा, अब ये वाली वैल्यूज एबनॉर्मल भी कह सकते हो। 1 से पीछे वाली वैल्यू और 50 के बाद वाली वैल्यू एबनॉर्मल भी होगी ना सर इसमें सबसे जो ज्यादातर मिनिमम होगा उससे पहले की आएगी और मैक्सिमम उसके बाद मैक्सिमम के बाद की आएगी, बस एक एक आएगी। हाँ ठीक है ना, ये सारा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। सर इसमें वो नहीं बाकी पढ़ेंगे कोड्स वगैरह से